नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेनोसाइड और उसके बहुत सारे डायमेंशंस की बात की थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक भी करें। मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से कश्मीर का जो पंडित है, कश्मीर का जो हिंदू है, वो पिछले 700 साल से एक रेकलेस, रुथलेस, कंटिन्यूअस और कनेक्टेड जेनोसाइड का एक हिस्सा है। और ये जो प्रोसेस ऑफ जेनोसाइड है, ये प्रोसेस ऑफ जेनोसाइड पिछले 700 साल से किसी न किसी रूप में उस फिजिकल जेनोसाइड को अचीव करने के लिए चलाया जा रहा है। और उसमें मैंने आपसे ये कहा कि कैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल जेनोसाइड को भी एक आधार बनाया गया 5वें, 6ठे और 7वें एग्जडस की जो घटनाएं घटी, उसमें कैसे कश्मीरी पंडित्स को, हिंदूज को पॉलिटिकली इरेलीवेंट बनाना। आपको ध्यान होगा जिस समय भारत स्वाधीन हुआ तो स्वाधीनता के साथ ही जो होप्स थी कि अब जेनोसाइड और एक्सोडस रुकेगा, लेकिन स्वाधीनता के साथ ही कश्मीर के अंदर किस प्रकार से रीजन्स को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और कैसे जो कश्मीर हिंदू जहां बहुसंख्यक थे जिन क्षेत्रों में, उनको तोड़कर उन्हें अल्पसंख्यक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया और कैसे इकोनॉमिकली उनको हिट करने के लिए लैंड टू टिलर एक्ट की बिल्स लाई गई। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें उन्हें पॉलिटिकली इरेलीवेंट बनाना, इकोनॉमिकली डाउनग्रेड करना, कल्चरली उनको एनहिलेट करना और सोशली उनको एक डिम्मी की तरह रहना। आप सब जानते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडित्स को दाले बट कहा जाता था और ये एक डेरोगेटरी टर्म था और इसका पर्पस भी यही था कि किस तरह से उनको सोशली एनहिलेट किया जाए। और ऐसे कई टर्म्स हैं जहाँ पे बटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये आज हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही थी, ये एक प्रकार के उस जेनोसाइड का ही पार्ट था जिस जेनोसाइड के द्वारा कश्मीर को कंप्लीटली कश्मीरी हिंदू रहित बनाने की एक साजिश थी। और पिछले कई सेंचुरीज से ये प्रोसेस कश्मीर में चला आ रहा था। लेकिन इस संदर्भ में जब मैं कल बात की, एक नया डायमेंशन है, वो है कि ये सब घटनाएं तो घटी, लेकिन इन सब घटनाओं को हमेशा डिनाई किया गया। एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया पिछले 700 सालों में, साहब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और ये जो परपेचुअल डिनायल में समाज को रखा गया और ये दर्शाने की कोशिश की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये उस एक बड़े नैरेटिव का पार्ट था जिस नैरेटिव में इस समाज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत बड़ा प्लान राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रहा था। आप देखिए, विभिन्न प्रकार के डिनायल्स से कश्मीर के हिंदू को गुजरना पड़ा। एक डिनायल ऑफ जेनोसाइड, लगातार 700 सालों में जो उनके साथ हुआ उसको हर तरीके से डिनाई करना कि साहब ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो गलत है। और उसके ऊपर कई कई विद्वान जो कश्मीर के थे वो पुस्तकें लिखते थे और उल्टा जो है कश्मीर की हिंदू समाज के ऊपर ही वो लोग इस प्रकार के नैरेटिव क्रिएट करते थे। ये तो समाज को एक्सप्लॉइट करते थे, इनका तो अपर हैंड था, ये तो हर क्षेत्र में हमारी सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना हक हमसे छीन लेते थे। इस प्रकार के नैरेटिव्स क्रिएट किए गए। दूसरा डिनायल जो है वो डिनायल ऑफ जस्टिस है कि इतना सारा त्रासदी हुआ, इतना सारा नरसंहार हुआ, 5 लाख से ज़्यादा कश्मीर के हिंदू कश्मीर छोड़ कर निकले, लेकिन जो जस्टिस वो पिछले 32 साल से मांग रहे हैं उसको डिनाई करना, चाहे वो कोर्ट के स्तर पर हो, जुडिशरी के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, लोकल राज्य के स्तर पर हो। मुझे कई ऐसे इंसिडेंट्स पता हैं जहाँ पे जब आदरणीय सर्बानंद प्रेमी जी का कत्ल हुआ, उनकी हत्या हुई, तो उसके बाद उनके परिवार ने सरकार को लिखा कि इसकी सीबीआई की जांच की जाए। उनको ये बताया गया कि अब इतने सालों बाद इसकी सीबीआई जांच करने का कोई लाभ नहीं है। ये देखिए, ये एक प्रकार का डिनायल है। इसी प्रकार से कोर्ट्स ने डिनाई कर दिया कि
इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रीओपनिंग की गई। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये भी एक प्रकार का जो डिनायल है, ये डिनायल ऑफ जस्टिस, ये भी उसी नैरेटिव का एक पार्ट है जिस नैरेटिव के अंतर्गत इस समाज को बिल्कुल ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तीसरा जो डिनायल है वो है डिनायल ऑफ डिग्निफाइड लिविंग। आप देखिए 32 साल से जो कश्मीर का हिंदू विस्थापन का शिकार हुआ, जम्मू के अंदर आया या विभिन्न राज्यों में गया, सरकार ने जिस प्रकार की जगहों पे उनको बसाने का प्रयास किया, वो सारी की सारी एक इस प्रकार की डेकोरेटेड स्लम्स हैं कि जिसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। किस प्रकार की बीमारियों से वहाँ लोग ग्रस्त हैं, हेल्थ की सेवाएं नहीं हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार के व्यवस्थाओं में कश्मीर के हिंदू को इन कैंप्स में रखा गया। तो मैं इन कैंप्स को भी एक प्रकार का ग्लोरीफाइड स्लम बोलता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि ये भी एक डिनायल ही है कि एक डिग्निफाइड लिविंग को आप कश्मीर के हिंदू जो विस्थापित होकर बाहर निकले हैं वो दे नहीं पाए। और इस डिनायल को भी मैं मानता हूँ ये भी उस जेनोसाइड का ही एक पार्ट है। वो कंटिन्यूअस जेनोसाइड की जो मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्टेड जेनोसाइड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उसी का एक पार्ट है। और चौथा सबसे बड़ा डिनायल है रिहेबिलिटेशन का, विद ऑनर एंड डिग्निटी, विद ऑल रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल राइट्स। पिछले 32 साल से केवल बातें की जाती हैं, वास्तविकता और प्रैक्टिकली किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी संस्था ने, किसी राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी कोई ज़ुबानी रिहेबिलिटेशन की बात होती है, लेकिन रिहेबिलिटेशन की मंशा कहीं दिखती नहीं है। तो ये जो डिनायल, विभिन्न प्रकार के डिनायल हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि इस जेनोसाइड के पीछे समाज का भी कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा हाथ है। मुझे कभी कभी लगता है कि इस राष्ट्र को भी, इस देश को भी, इस समाज को भी, कश्मीर के समाज को भी, मतलब एक प्रकार दे शुड फील अशेम्ड कि अपने ही देश के अंदर लाखों लोग घर से विस्थापित हुए, उनको घर से भगा दिया गया, हज़ारों लोगों को मार दिया गया, और जो हमारा सिस्टम है, हमारा देश है, वो असफल रहा उनके हत्यारों को सज़ा दिलाने में, उनके साथ न्याय करने में। लेकिन यही समाज उन किलर्स को अपना डार्लिंग बना के अपने अपने कार्यक्रमों में उनको बुलाते हैं। वही किलर्स जिन्होंने कश्मीर के हिंदू की निर्मम हत्याएं की, जिन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की निर्मम हत्याएं की, जिन्होंने कई इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, कई सरकारी कर्मचारियों की, कई देशभक्त लोगों की निर्मम हत्याएं की, और उन्हीं लोगों को फिर हमारी जो एक समाज में एक इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, वही उनको एज सोशल पीस मेकर्स के नाते ऐसी संस्थाओं में न्योता देते हैं, बुलाते हैं। और ये बड़े शर्म की बात है कि इस देश में इस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है। और जिन लोगों के साथ ये नरसंहार हुआ, जिनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी, उन लोगों को आप कैंपों में धकेल देते हो और परपेचुअल डिनायल की लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हो। और इस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई समाज if it lives in denial, ये समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए बहुत ही खतरनाक है। बिकॉज टू लिव इन डिनायल इज टू लिव इन विशियस साइकिल ऑफ इनजस्टिस। और मुझे लगता है कि ये समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इनजस्टिस के विशियस साइकिल को ब्रेक करे। दुर्भाग्यपूर्ण अभी हमें क्या दिखता है कि अब जो टीवियों पे डिबेट चल रहे हैं, वो डिबेट चल रहे हैं जी कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। अब आप देखिए कि बिगेस्ट ट्रेजिडी जो एक इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट हुआ, एक इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई, एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उस ट्रेजिडी को आप एक मात्र स्कोर कार्ड के लेवल पर लेकर आ रहे हो, जिसमें जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो या कोई फुटबॉल का मैच हो कि भाई कितने गोल मारे, कितने लोगों को मारा गया। ये दिस इज़ द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजिडी दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू a mere scorecard, and this is shameful that what's happening.
सो मुझे ऐसा लगता है आपने अगर कभी देखा होगा कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो जब पतंग चलाते हैं तो बहुत सारी पतंगों के धागे जब आपस में मिल जाते हैं और वो धागे इतने पेचीदा हो जाते हैं कि उनको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन तभी कोई छोटा सा बच्चा जो है एक छोटे धागे को खींचता है और वो सारे के सारे पेचीदापन उन धागों का खुल जाता है। कश्मीर फाइल्स ने एक ऐसा ही काम किया है, बड़ा छोटा सा धागा खींच दिया और उस धागे को खींचने से सारी गांठें सच्चाई की खुलने लगीं और आज पूरा देश इन इन गांठों को खुलता देखकर अचरज में है। पीपल मे हैव फॉरगॉटन बट दे हैव नॉट फॉरगिवन। जिस प्रकार से लोग आज इस पिक्चर को देखने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं वो बड़ी स्पष्टता से हमें ये बताता है, सरकारों को भी ये बताता है कि लोग भूल सकते हैं लेकिन लोग माफ़ नहीं कर सकते। और आज जब लोग ये देख रहे हैं कि किन निर्मम हत्याओं के माध्यम से कश्मीर के हिंदुओं को झोंका गया, किस प्रकार की त्रासदी के अंदर उनको झोंका गया, वो इसको भुलाने को तैयार नहीं है, उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। और इसका खमियाजा हर सरकार को भुगतना पड़ेगा जिसने इस प्रकार का प्रताड़नाओं का सहयोग दिया, इस डिनायल का सहयोग दिया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर कश्मीर के अंदर कोई रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू होना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, समाज के अंदर एक रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू होना चाहिए और उस रिकन्सिलेशन प्रोसेस के लिए सच्चाई का जानना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर के समाज के अंदर जो लोग आज बच्चे युवा जिन्होंने पिछले 32 साल में जन्म लिया है, जिन्होंने कभी एक कश्मीरी हिंदू की त्रासदी को सुना नहीं, समझा नहीं, आज उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस त्रासदी को सुने और इस त्रासदी को समझें। क्योंकि अगर वो इस त्रासदी को सुनेंगे, समझेंगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है रिकन्सिलेशन का एक पहला कदम वो सच्चाई जानना होगा। और इसलिए आज इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, किसी भी रेस्टोरेटिव जस्टिस के प्रोसेस को अगर शुरू करना है तो उसके लिए उस समाज को भी सामने आना पड़ेगा और उन डिनायल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस जेनोसाइड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं अंत में ये कहूँगा कि सरकार को इस जेनोसाइड को एक्सेप्ट करना चाहिए, जेनोसाइड की बिल को पार्लियामेंट में टेबल करना चाहिए, एक ट्रुथ कमीशन को बिठाना चाहिए जो इन सच्चाइयों की और इन्वेस्टिगेशन करे। जो 1% गांठ खुल के लोगों के सामने चीज़ें आने लगी है उसका पूर्ण सत्य समाज के सामने रखे। परपेट्रेटर्स को, जो परपेट्रेटर कोलैबोरेटर्स भी हैं और जो परपेट्रेटर्स रहे हैं, जिन्होंने मारा है, काटा है, लूटा है, तोड़ा है, उन लोगों को जो आज खुलेआम घूम रहे हैं उनको जस्टिस, पंडित्स को जस्टिस दिलाने के लिए उनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और जो कश्मीर के हिंदू वहाँ से भाग के निकले उन्हें माइग्रेंट कैटेगरी से हटा के उनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड कैटेगरी में डालना, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि एक नई सुबह, एक नया प्रोसेस शुरू हो और देश में कहीं इस प्रकार का कश्मीर दोबारा ना बने। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कश्मीर फाइल्स देखें और समझें और उस सच्चाई को रिकॉग्नाइज़ करने का प्रयास करें और समाज को समाज के ऊपर ये दायित्व है कि अगर हमें दोनों समाजों को जोड़ना है, अगर कश्मीर को उस भारत की उस परिकल्पना पे लेके आना है तो इस सच्चाई को मानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।